हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू लाइट ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन AE पेपर 1 का एनालिसिस देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम आज हुआ है। इसलिए आप लोग अंत तक वीडियो को देखें और अपने कितने सही आंसर किए हैं वो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, या वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है वो बताना। पहला ऑप्शन देखिए साधारण वाक्य, दूसरा ऑप्शन है समानाधिकारण वाक्य, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य और फोर्थ ऑप्शन है मिश्र वाक्य। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, मिश्र वाक्य है फोर्थ। आप मिला लीजिएगा आपका आंसर डी है कि नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द है, इसमें आपको क्या खोजना है, मोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए वारक, सेकंड ऑप्शन है अरुण शिखा, थर्ड ऑप्शन है कलापी, फोर्थ ऑप्शन है त्रामचूड़। तो इसका सही आंसर है कलापी। कलापी को मोर भी बोलते हैं, मतलब ये पर्यायवाची शब्द आपका कलापी, ऑप्शन सी नंबर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं। तो इसका सही आंसर आपका बी, ट ठ ड ढ अ सा, ये ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय है, मतलब आपको प्रत्यय बताना किसमें, पांडव का प्रत्यय बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका 4 का ए, आ। पांडव प्लस आ होता है, पांडव प्लस आ, ये आपका पांडव बनता है। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द है। पहला है प्रवजित, सेकेंड है प्रवज, थर्ड ऑप्शन है प्रस्मित और फोर्थ ऑप्शन है प्रवजित। तो इसका सही आंसर है 5 का ऑप्शन बी, प्रवज बोलते हैं, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से एक मुहावरा गलत है। पहला ऑप्शन देखिए आस्तीन का साफ धोखेबाज प्रयोग में होता है, तो ये सही है। आपका क्वेश्चन में पूछा है गलत बताना है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन खाक छानना, धर धर भटकना, ये भी सही है। ऑप्शन सी हाथ मलना, हाथ साफ करना, ये गलत है, ऑप्शन सी का गलत है। तो सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, हाथ मलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा का सभी परिभाषित शब्द किस वर्ग में शुद्ध है। आपको चंद्रमा का परिभाषित शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए चांद, हिमांशु, अकर्जा, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में है हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर और थर्ड ऑप्शन है चांद, हिमांशु, पद्माकर और फोर्थ ऑप्शन है चांद, हिमांशु, प्रभाकर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। आपका चंद्रमा तीनों होता है इसमें, हिमांशु को भी बोलते हैं, सुधांशु और सुधाकर। ये आपका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक अर्थ पाँव की आहट भी है। तो पहला ऑप्शन देखिए कमान, सेकेंड ऑप्शन है सरासन, थर्ड ऑप्शन चाप और फोर्थ ऑप्शन धनुष। तो इसका सही आंसर आप कमेंट, इसका सही आंसर चाप होगा में, ऑप्शन सी। मगर एक बार आप देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिएगा, डाउट मुझे लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्द युग में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग गलत है, वह कौन सा है। वो आपको गलत वाला का युग बताना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए अभिमानी, तो निर्मीमान, तो सही आंसर है। हयादार, बेहया, बी भी सही है। सुशासन, कुशासन, ये भी सही है। अज्ञ, अनभिज्ञ, तो आपको इसमें क्या विलोम शब्द को गलत बताना है। यहाँ गलत ऑप्शन नहीं, ध्यान से पड़ेगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है तो गलत बताना। अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है इसका विलोम शब्द, अनविज्ञ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ। कौन सा शब्द है जिसमें महाप्राण जो व्यंजन होता है इसमें प्रयोग नहीं किया है। महाप्राण व्यंजन किसको बोलते हैं, जिसका ध्वनि मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, उसका मतलब ध्वनि ज़्यादा, हवा ज़्यादा निकलता है महाप्राण। जैसे घाघ, आप बोल के देखिए घाघ, तो घाघ बोल रहे हैं ना, तो घा से आपका ज़्यादा आवाज़ मतलब ज़्यादा हवा निकल रहा है। खीग, झूठ, इस सब में ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो ये महाप्राण व्यंजन है। मगर हमको क्या क्वेश्चन बोला कि नहीं है, इसमें क्वेश्चन देखिए नहीं बोल रहा है, तो महाप्राण व्यंजन नहीं है वो बताना है। तो जोगन आप बोल के देखिए, अपने मुंह से देखिए, जोगन में बहुत आवाज़ कम निकल रहा होगा और हवा भी कम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 का बी, जोगन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
पर्वत के ऊपर समतल भूमि जो होता है उसके लिए एक शब्द बताइए। पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होता है उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए पहाड़, दूसरा ऑप्शन है उपत्यागा, थर्ड ऑप्शन है पठार, फोर्थ ऑप्शन है आदित्य। तो इसका सही आंसर होता है आपका आदित्य, ऑप्शन डी नंबर 11 का डी, 11 का डी इसको बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शुद्ध है, मतलब हमको बताना है शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो अनग्रहणी पहला ही गलत है, अनुग्रहित मतलब अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखते, थर्ड ऑप्शन जो लिखा हुआ वो सही लिखा हुआ है अनुग्रहित, ऑप्शन सी सही आंसर है 12 का सी। 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर है समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ के सामाजिक शब्द बना है। तो समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ता है? प्रत्यय और उपसर्ग किसको बोलते हैं आपको पता है? प्रत्यय जो होता है कि लास्ट में जुट के एक शब्द बनता है, और उपप्रत्यय मतलब कि होता है कि जो पहला उपसर्ग जो होता है पहला कोई वर्ड जुट के पूरा सेंटेंस बनता है। तो इसका सही आंसर आपको बताइए समाज का। तो सामाजिक है ना, तो समाज प्लस एक जोड़िएगा तो सामाजिक हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैक्सिमम आपको गलत पूछा हुआ, तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कौन सा सही बोल रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है प्रिय प्रिया। तो ये प्रिय का क्या होता है? तो प्रिय का आपका पिया होता है, ठीक है। ये तत्सम और तद्भव का ये आपका सही गुम है। तो आपका गलत कौन सा हो गया इसका सही? ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से अग्नि का परिभाषित शब्द नहीं है, अग्नि का परिभाषित शब्द नहीं है वो बताना है। तो अग्नि का परिभाषित शब्द कौन सा नहीं है? कंथार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंथार। बाकी जितना वैष्णव, जातवेद और संडालिया तीनों आपका अग्नि का परिभाषित शब्द है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अधोलिखित शब्द युग्म में से कौन सा शुद्ध है? तो आपको शुद्ध बताना। तो पति पत्नी, इसमें देखिए ऑप्शन बी नंबर देखिए सही लिखा हुआ है। पत्नी ऐसे नहीं लिखते, मतलब पति और पत्नी, पति छोटी ही होती है ना कि बड़ी ही होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है अधोलिखित से नदी का परिभाषी किस वर्ग में नहीं है? तो जो नदी है उसमें नदी का परिभाषी शब्द नहीं ढूंढना है। तो इसका ऑप्शन देखिए निम्न गंगा तरंगिनी, ऑप्शन बी देखिए तरंगिनी सरिता, ऑप्शन सी है जाह्नवी यामामा, ऑप्शन डी है अपकगा तटनी। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाह्नवी और नियमा, ये सही आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए तरंगिनी भी आपका नदी का परिभाषित शब्द होता है, तरंगिनी सरिता और तटनी ये तीनों आपका मतलब नदी का परिभाषित शब्द है। जाह्नवी और यामामा आपका परिभाषित शब्द नहीं है, तो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है वो 17 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं? अकर्मक क्रिया आपको पता है किसको बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया पूछा है। देखिए श्याम खाता है, श्याम खाता क्या खाता है? ऑप्शन अगर क्वेश्चन पूछे क्या खाता है तो इसमें कोई और निकल नहीं रहा कि अर्थ क्या खाता है, डायरेक्ट लिखा हुआ है श्याम खाता है। तो ये अकर्मक क्रिया, कोई भी वर्ड बीच में आप क्वेश्चन पूछिए उसके अर्थ में आपको सही आंसर निकल जाए तो वो सकर्मक क्रिया हो जाता है। जैसे सरकता है, तो यहाँ देखिए साफ सरकता है, क्या सरकता है? साफ सरकता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन में आपका सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए। अब देखिए गाय बैठी है, क्या बैठी है? तो ये ऑप्शन से गलत है, सूरज निकलता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन आपका ए साफ सरकता है, ये सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो विशेषण शब्द आपको बताना है। तो विशेषण शब्द और इसका 19 का डी ढालू, ढालू आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है आपको, तद्भव। तो तद्भव इसमें कौन सा सही है आप बताइए। ऑप्शन ए देखिए संतान, ऑप्शन बी है मयंक, ऑप्शन सी है धूली और ऑप्शन डी है वानर।
आपको इससे पहले भी मैंने इससे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन एनालिसिस करवाया था हिंदी का, तो सेम क्वेश्चन इसी तरह का आपको बताया भी थे, तत्सम तद्भव के बारे में पूरा डिटेल भी बताए थे। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ये आंसर आपको मार लिए होंगे। इसका 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, संतान। अब बाकी आपका दिख रहा है जितना भी मैंग, धूली, वानर, वो आपका तत्सम शब्द है। आपको पहले भी बोले तत्सम में जहाँ वह दिख जाए तो वो तत्सम हो जाता है, और जहाँ पर ब दिख जाए वो हो जाता है आपका तद्भव हो जाता है। तो यहाँ देखिए वानर है तो ये तत्सम है, धूली, मैंग, ये तीनों आपका तत्सम है। हमको तद्भव पूछा गया तो संतान आपका तद्भव है। तो ऑप्शन ए, 20 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। पहला देखिए वर्ण, ऑप्शन बी है अंक, ऑप्शन सी है अविनाशी और ऑप्शन डी है मोक्ष। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। 21 का देखिए कौन सा सही आंसर होगा। वर्ण अक्षर का अनेकार्थी शब्द, तो अक्षर का एक अनार्थी शब्द नहीं पूछा गया है, तो नहीं में आपका वर्ण है जो कि नहीं आता है। बाकी अंक हो गया, अविनाशी हो गया, मोक्ष हो गया, तीनों आपका अक्षर का अनेकार्थी शब्द में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसमें उपसर्ग आपका क्वेश्चन में उपसर्ग पूछा है, प्रयोग नहीं है। तो कुतरना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कुडंग, ऑप्शन सी है कुतर्क, ऑप्शन डी है कुठोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का। आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या मारे हैं। ऐसे कुतरना होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अश्व का परिभाषित शब्द बताना है। उसका परिभाषित शब्द नहीं है, देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। घोड़ा का आपका परिभाषित शब्द नहीं बताना है। तो सैंदव, वाजी, है और वैशाख नंदन। तो ऑप्शन 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर आपका हो जाएगा नहीं है वैशाख नंदन। बाकी वाजी हो गया, सैदव हो गया, है, ये तीनों आपका अश्व का परिभाषित शब्द हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। साजे की होड़ी चौराहे फूटी कहावत अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो और अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। और इसका सही आंसर 24 का ए नंबर, 24 का सही आंसर ए नंबर है। 24 का ए नंबर। चलिए 25 का देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द सही नहीं है। तो आपका सही नहीं है तो आधीन, आधीन आपका सही आंसर है। 25 का ए और 24 का भी ए। तो आपका इसका आधीन कैसे लिखते हैं देखिए आपको बता देते हैं। आधीन इस तरह के लिखते हैं हम लोग, आधीन, ना कि आ के बड़ा आ नहीं आता, छोटी आ आता है, आधीन हो गया आपका। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आपका गलत पूछा गया है ना, गलत पूछा गया, बाकी सब सही आंसर है, बाकी सब सही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है 25 का। तो चलिए ये आपका नॉन-टेक का क्वेश्चन था हिंदी में। 25 क्वेश्चन मैंने सारा आंसर आपको बता दिया। अब कमेंट कीजिएगा कि हिंदी में आपका कितना सही हुआ है। चलिए अब हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एन इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन फीडर लाइन टू ऑपरेट the feeder line at unity power factor. The synchronous motor should be option A under excited, option B disconnected from common terminal, option C over excited, option D normal excited। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ओवर एक्साइटेड, ऑप्शन सी, ओवर एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आपको अप्लाई करना है नॉर्टन थ्योरम के बारे में अप्लाई करना है। तो देखिए आईएन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। नॉर्टन थ्योरम के लिए क्या निकालना होगा, आईएन और आरएन। तो देखिए आरएन पहले निकालते हैं, आरएन इधर से निकालना है आपको साइड में। अब पता है कि आपको कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स रहेगा उसको ओपन सर्किट करते हैं। तो इसका डायग्राम है, देखिए वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देंगे यहाँ पर और ये करंट को ओपन हो जाएगा, ये करंट ओपन हो जाएगा। तो आर ओम और आर ओम ये दोनों आपका सीरीज में दिख गया है, तो 8 ओम हो गया। अब देखिए 8 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल में, यहाँ पर देखिए इस जगह पॉइंट पर देखिए 8 पैरेलल में, तो 8/2 कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो आर एन आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 ओम। तो देखिए ऑप्शन किसी में देखिए दिया हुआ है 4 ओम, ऑप्शन सी में देखिए आपका 4 ओम दिया हुआ है। उसी तरह आप आई एन भी निकाल लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, असर्शन एंड रीजन के बारे में दिया हुआ है। पहला देख पढ़ते हैं, असर्शन के बारे में पढ़ते हैं। द शॉर्ट सर्किट रेशियो ऑफ अ 3 फेज अल्टरनेटर शुड बी हाई, और रीज़न देखिए क्या है, अ हाई वैल्यू ऑफ SCR विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द करेक्ट गिवन बिलो। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू, और ए इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, मतलब असर्शन आपका सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है रीज़न के बारे में। तो आप शॉर्ट सर्किट रेशियो हाई होता है, बहुत हाई होता है, तो ऑप्शन आपका ए असर्शन सही है, और ऑप्शन आर भी रीज़न जो दिया है वो भी सही है, मगर इसका अनुसरण कर रहा है आपका दोनों के लिए, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अ कॉम्प्लेक्स current wave is given by I is equal to 5 plus 5 sin 100 pi t एम्पियर, या इट्स एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू आपको निकालना है, आपको पता है कोई भी इक्वेशन का I जो दिया हुआ है आपका क्या दिया है, 5 plus 5 sin ओमेगा 100 पाई टी। तो एवरेज वैल्यू आपको पता है, जो ये जो DC वैल्यू जो ये होता है, पहला टर्म जो होता है ये एवरेज वैल्यू हो गया। RMS निकालने के लिए किस तरह निकालते हैं, RMS आपको बता देते हैं, जैसे कि इसका सही आंसर 5 एम्पियर हो जाएगा। पहला का इसका 29 का ऑप्शन बी सही आंसर है, 5 एम्पियर। अगर RMS बोलता है तो इसका अंडर रूट में 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बाई 2, ये RMS वैल्यू होता है। तो इसमें आप मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन के एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू आपका 5 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इफ़ द एक्साइटेशन ऑफ द 3 फेज अल्टरनेटर ऑपरेटिंग एन इन्फिनाइट बस बार इज चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल अल्टर, कौन सा अल्टर करेगा आपका? ऑप्शन ए देखिए, एक्टिव पावर ऑफ मशीन, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन, ऑप्शन सी है रिएक्टिव पावर ऑफ मशीन, ऑप्शन डी है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मशीन। तो इसका कमेंट कीजिएगा कौन सा सही है आपका, 30 का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी ऑफ अ 2 पोर्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क इज एक्सप्रेस बाय, तो आपको पता है 2 पोर्ट नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन का डिटर्मिनेंट 1 के बराबर होता है। तो ABCD अब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, द चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। ऑप्शन ए देखिए कॉपर लॉस, ऑप्शन बी है ED करेंट लॉस, ऑप्शन सी है आपका हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन डी है विंडेज लॉस। तो इसका आपका करेक्ट मैच करना है। तो कॉपर लॉस आपका क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस आपका I²R को बोलते हैं हम लोग, तो वो A का 3, देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, A का 3 आपका सभी आ रहा है, ABC D को छोड़ दीजिए, तो D का आपका ऑप्शन गलत हो गया, D को एलिमिनेट कर दीजिए, D आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए ABC में हमको देखना कौन सा सही है। ED करेंट लॉसेस, ED करेंट लॉसेस क्या होता है, ED करेंट लॉसेस होता है V² का प्रोपोर्शनल होता है। V क्या होता है, V होता है आपका K इंटू B² इंटू फ्रिक्वेंसी का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू थिकनेस, ये आपका फॉर्मूला होता है ED करेंट लॉसेस का। तो आपका देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन 4 नंबर, B का 4 हो गया, तो 3 4 हो गया। देखिए तो ऑप्शन A भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन A को भी हटा दीजिए। अब B और C में देखना है। अब देखिए हिस्टेरिसिस लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस आपका क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है PH, हिस्टेरिसिस लॉसेस BF होता है, BF B मैक्स, यहाँ पे X होता है, X का वैल्यू होता है 1.6 होता है इंटू F। तो ये कौन सा है ऑप्शन में, देखिए आपका है ऑप्शन ए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 4 1 एंड 2 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं चारों को डिस्कस कर दिया, चारों के बारे में अच्छे से बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 इन द सर्किट फिगर गिवन बिलो। तो ये आपका कोई फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना I1 एंड I2 निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इसका सही आंसर बताइएगा, 33 का कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इन केस ऑफ 100 kVA ट्रांसफॉर्मर विथ आयरन लॉसेस 1 kVA एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस 2 kW, द लोड ऑफ विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर। तो ये आपका ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। तो ट्रांसफार्मर का क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का बारे में पूछ रहा है, KVA का रेटिंग कब, कौन सा कंडीशन, मैक्सिमम रेटिंग के लिए। तो KVA रेटिंग का फॉर्मूला आपको पता है कि KVA गिवन जो दिया हुआ रहता है अंडर रूट आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉसेस। तो KVA कितना दिया हुआ, KVA आपका दिया हुआ कितने पर लोड है, 100 kVA पर है, 100 kVA अंडर रूट। आयरन लॉसेस कितना दिया हुआ, देखिए आयरन लॉसेस आपका दिया होगा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आयरन लॉसेस है, और कॉपर लॉसेस आपका 2 किलोवाट। तो 1/2 कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कीजिएगा तो 100 × 0.707 होता है,
अंडर रूट की 100/√2 की जगह √2 का वैल्यू होता है 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707 होता है, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 70.7 आंसर आएगा। तो देखिए कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सी नंबर आपका 34 का सही है, 70.7 kVA, ऑप्शन सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किरचॉफ करंट एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई टू बोथ AC एंड DC के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों आपका एप्लीकेबल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 550 kVA अल्टरनेटर ऑपरेटेड इन पैरेलल टू सप्लाई ए फॉलोइंग लोड्स। ऑप्शन देखिए 250 किलोवाट एट 0.5 पावर फैक्टर लैगिंग, ऑप्शन बी है 100 किलोवाट एट पावर फैक्टर 0.85 लीडिंग। इफ वन मशीन is supplying 200 kilowatt at 0.9 power factor lagging, then power factor other machine will be। तो ये आपका अल्टरनेटर से क्वेश्चन है, सिर्फ अल्टरनेटर के बारे में पूछा गया। तो इसको आप सोल्व करके बताइए कि क्या आ रहा था आपका आंसर, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द 3 रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा। आपका देखिए इससे पहले भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस किए थे, आपको स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन बताए थे, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का कन्वर्सन बताए थे। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो ये आप बना लिए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का क्या पूछ रहा है कि इट्स इक्विवेलेंट स्टार विल कॉम्प्राइज 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू। तो देखिए डेल्टा में दिया हुआ है तो R/3 हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 रेजिस्टेंस है दोनों, आपका R दिया हुआ 3 रेजिस्टेंस, ठीक है। कनेक्टेड इन डेल्टा, इस तरह का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ आपका तीनों का R कनेक्शन है। तो स्टार कन्वर्सन करना आपको, यहाँ से स्टार में जाना है। तो स्टार कन्वर्सन के लिए आपका फॉर्मूला क्या बताए थे, एडजेसेंट साइड R × R डिवाइडेड बाई 3R, ये होता था फॉर्मूला। तो एक कैंसिल हो गया, क्या हो गया R/3, तो सबका आंसर हो जाएगा R/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यही कन्वर्सन आपको क्वेश्चन में पूछता है, आपका डेल्टा टू स्टार मतलब स्टार टू डेल्टा भी पूछता है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ 10 kVA 440 वोल्ट / 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट कंडक्टेड ऑन हाई वोल्टेज साइड। ये आपको जो दिया हुआ है, ये अगर आप बनाए गेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये गेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओपन सर्किट टेस्ट 440 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर 100 वाट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट 20 वोल्ट 20.7 एम्पेयर एट 130 वाट, इफिशियंसी ऑफ 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो आपका इफिशियंसी आपका पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए आपका। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करंट दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ये गेट का क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट ही गेट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपका आंसर याद होगा तो आप सीधे बना सकते हैं इसका, और इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है जो भी KVA इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय आयरन लॉसेस, KVA इंटू पावर फैक्टर इंटू आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। यहाँ एक्स आपका होता है कितना टैपिंग किया गया है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एफिशिएंसी इस फॉर्मूला पे यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है F0 माइनस इनिशियल और फाइनल इन्फिनिटी पर पूछा गया है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखिए 39 का क्या होगा आंसर, 39 का सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो पहला निकालना है इनिशियल फाइनल थ्योरम, बोला इनिशियल फाइनल थ्योरम एफ ऑफ जीरो का लैप्लास कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आता है S × Fs लिमिट S टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इनिशियल फाइनल थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम निकाल रहे हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालेंगे तब S टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो S × Fs, तो S से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो S × 2s + 1, नीचे में कितना है आपका S² + 2s + 5, और लिमिट कितना टेंडिंग करना है, इन्फिनिटी टेंडिंग करना है। तो इसका कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर लिमिट इसका भी S², 2s², और यहाँ भी S² है, तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम आपका 2 आ जाएगा। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर पुट किया जाएगा S टेंडिंग टू 0, फाइनल वैल्यू थ्योरम में कुछ नहीं करना, बस S टेंडिंग टू
जीरो रखना है, तो एस जीरो पुट कीजिएगा तो टोटल ऊपर टर्म जीरो और नीचे भी जीरो, तो आपका फाइनल आ जाएगा जीरो, तो 2 और 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी नंबर आपका सही है। ऑप्शन सी 2 एंड 0, इनिशियल में आ जाएगा 2 एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम में आ जाएगा 0, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, देखिए द वर्स्ट टाइप ऑफ लोड ऑन सप्लाई सिस्टम इज, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर कमेंट कीजिए कौन सा होगा। 41 देखते हैं हम लोग। द इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा इज, तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बताना, तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? अगर एक्स टी आपका 1 है तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है आपका 2 पाई डेल ओमेगा, ठीक है। अब इसी का इन्वर्स कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? इन्वर्स कीजिएगा तो 1/2 पाई आ जाएगा इक्वल टू डेल ओमेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 पाई। एक्स टी अगर 1 है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फूरियर ट्रांसफॉर्म आपका होता है 2 पाई डेल ओमेगा, और इन्वर्स कीजिएगा तो 1/2 पाई को नीचे आ जाएगा, तो डेल ओमेगा आपका आ जाएगा 1/2 पाई। इसका सही आंसर है 41 का बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। चलिए 42 देखते हैं। 42 व्हेन आर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज इफिशिएंसी एट फुल लोड, अगर मेरा ट्रांसफार्मर 2 वाइंडिंग है, अगर उसी को हम लोग 2 वाइंडिंग को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो मेरा इफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर द नेटवर्क शोन बिलो द ट्रांसफर एडमिटेंस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से 43 का आप सॉल्व कीजिएगा, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। 43 का आपका सही आंसर है डी नंबर, -4 एडमिटेंस, सही आंसर है -4 है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 44 देखिए, 44 है द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल बाय चेंजिंग ऑल ऑफ दी अप्लाइड वोल्टेज, फ्लक्स, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सभी से हम लोग कर सकते हैं। किस कैसे यूज़ करते हैं सभी को, देखिए यहाँ बताते हैं। स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईबी बाई फ्लक्स होता है, ठीक है। तो देखिए फ्लक्स से अगर हम लोग हटाएंगे या बढ़ाएंगे तो ये मेरा स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा। ईबी क्या होता है? V माइनस, अगर मोटर है, अगर मोटर मेरा है तो क्या होता है? V प्लस IA इंटू RA हो जाएगा, मतलब ईबी क्या हो जाएगा? ईबी आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, ईबी इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस घटाएंगे, अगर मान लीजिए आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये बढ़ रहा तो ओवरऑल घटेगा, ईबी घटा तो मेरा ये स्पीड भी प्रभाव पड़ेगा। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है, और फ्लक्स पर भी। तो ओवरऑल आपका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया कि किस तरह का ये डिपेंड करता है सारे ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, the terminal voltage and current of a two-port network are indicated in the figure below. If the two-port network is reciprocal, then ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर है 45 का ऑप्शन डी। आप पढ़े होंगे रेसिप्रोसिटी H1 इक्वल टू -H21 होता है रेसिप्रोकल, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नंबर। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं। अ डीसी शंट जनरेटर सप्लाई अ लोड ऑफ 7.5 किलोवाट एट 200 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.6 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस इज 80 ओम, द जनरेटेड ईएमएफ। तो आपका कौन सा डीसी शंट जनरेटर है? तो डीसी शंट जनरेटर का फॉर्मूला देख लेते हैं। डीसी शंट इज इक्वल टू V प्लस IA इंटू RA। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है IL प्लस I शंट। आपका सारा फॉर्मूला बता दे, बस आप पुट करते जाएगा। V देखिए यहाँ दिया होगा आपका, टर्मिनल वोल्टेज निकालिए 200 दिया हुआ है, प्लस IA इंटू RA निकाल के यहाँ पुट कर लीजिएगा। मैं सही आंसर इसका बता देता हूँ। इसका सही आंसर है 46 का ए नंबर, 224 वोल्ट आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, द इम्पिडेंस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट, इम्पिडेंस ऑफ पैरेलल RLC सर्किट Z इक्वल टू दिया हुआ आपका द वैल्यू ऑफ R एंड C आर रेस्पेक्टिवली। तो 47 का इसको कमेंट कीजिए कौन सा सही आंसर आ रहा है। इसका ऑप्शन ए लग रहा है, मगर आप चेक कीजिएगा कौन सा सही आंसर है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं हम लोग। द मोस्ट सुटेबल मोटर फॉर अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज, 48 का सही आंसर है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसका सही आंसर है 3 फेज इंडक्शन मोटर। क्वेश्चन नंबर 49 का देखिए आपका ग्राफ दिया हुआ है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेवफॉर्म शोन फिगर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कौन सा सही आंसर है वो बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए एन 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट 720 RPM। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट, आपको बताना फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। तो देखिए सबसे पहले किस टॉपिक से क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन है। अभी आपको निकालना FR मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना। तो सबसे पहले रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है SF। देखिए पूरा डिटेल बता दे रहे हैं SF। तो स्लिप निकालना होगा, तो स्लिप निकालने के लिए फॉर्मूला NR दिया हुआ है, NS हमको पता चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो NS निकालते हैं, NS होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ, डिवाइडेड बाई पोल कितना है 8 दिया हुआ। तो पोल 8 दिया है तो इसका आ जाएगा 15 5 जा 750। तो 750 आपका ये आया, NS आया, NS 750 है। तो NR दिया हुआ है, NR आपका दिया 720 पर, तो स्लिप निकल जाएगा। स्लिप का फार्मूला होता है क्या होता है, NS माइनस NR बाई NS, ये फार्मूला होता है। पुट कर दीजिए, NS का वैल्यू कितना है 750 और NR है 720, तो 30 हो जाएगा, 30/750, 30/750 और इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ आपका कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ, तो 30 कितना आ जाएगा 325 और 25 को डिवाइड करेंगे 50 से तो 2 आ जाएगा। तो टोटल ओवरऑल आपका आ रहा है 2 हर्ट्ज। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A नंबर 2 हर्ट्ज। क्लियर, समझ में आया कैसे किस तरह निकालना है। सबसे पहले हमको रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला SF होता है। जब SF होता है तो सबसे पहले हमको स्लिप के बारे में जानना होगा। तो स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR बाई NS होता है। तो NS सिंक्रोनस स्पीड निकालना होगा। सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए आपको पता 120 F/P होता है, तो वहाँ सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। और NR कितना मोटर रन कर रहा है, NR स्पीड दिया हुआ 720, उसमें डिफरेंस करके डिवाइड कर देंगे NS से, तो आपका स्लिप निकल जाएगा। जब स्लिप निकल गया तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 50 हर्ट्ज, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 2 हर्ट्ज। क्लियर है, पूरा डिटेल बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 देखिए, द 2 पोर्ट डिवाइसेस इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पेयर। आपको 2 पोर्ट निकालना है। तो देखिए 2 पोर्ट आपका एडमिटेंस दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, Y आपका दिया हुआ है, क्या दिया I1 और I2 का वैल्यू दिया हुआ है। कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ, देखिए I1 I2 आपका है 2 1 1 एंड 1, ये आपका Y एडमिटेंस है। हमको निकालना Z। तो Z कैसे निकालेंगे, Z निकालेंगे Y इन्वर्स निकाल लेंगे तो मेरा Z इम्पिडेंस हो जाता है। Z इम्पिडेंस क्या होता है 1/Y होता है, मतलब इम्पिडेंस क्या होता है एडमिटेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो Y इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स आपका दिया है 2 1 1 1 का। तो आपको पता है कि इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स A और D को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, और बाकी B और C को निगेटिव साइन करते हैं। तो इसका आ जाएगा 1 -1, यहाँ भी -1, क्या कि यहाँ पॉजिटिव तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं B और C को, और A और D को अपोजिट साइड करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ 2, तो देखिए कौन सा आया, Z मेरा आया 1 -1 -1 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है 1 -1 -1 2, आपका ऑप्शन C नंबर है। तो आपको 51 का सही आंसर है ऑप्शन C नंबर। चलिए 52 देखते हैं। दी वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ शॉर्ट सर्किट लाइन इज ऑप्शन A -1 होता है। जेड ट्रांसफॉर्म XN इज इक्वल टू e⁻n/ωn। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जेड ट्रांसफॉर्म XN अगर मेरा दिया हुआ है e के पावर कोई भी UN देते हैं, देखिए AN × UN रहता है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/1 - A टू पावर जेड इन्वर्स, ये आपका फॉर्मूला होता है जेड ट्रांसफॉर्म का 1/1 - A जेड इन्वर्स। तो जेड इन्वर्स कीजिएगा तो क्या आ जाएगा Z/Z माइनस A टू पावर कुछ भी हो यहाँ n, तो ये फॉर्मूला होता है। तो Z/Z माइनस A टू पावर n। तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर, A नंबर हो जाएगा, ऑप्शन A नंबर, Z × Z -1/40। 53 का A। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 देखिए यहाँ, कैलकुलेट द सेक ऑफ अ स्पैन ऑफ 200 मीटर इफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर इज 600 kgf, अलाउ ऑफ सेफ्टी फैक्टर 2 दिया हुआ। तो आपको सबसे पहले सेक का फॉर्मूला होना चाहिए, इसका आप सॉल्यूशन खुद कीजिएगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सेक का फॉर्मूला होता है ω L² / 80,
ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। तो W क्या वेट हो गया, वेट ऑफ द कंडक्टर, L क्या है स्पेन लेंथ हो गया, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8T। तो टेंशन कैसे निकालते हैं, टेंशन निकालते हैं हमको अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई सेफ्टी फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है टेंशन निकालने के लिए। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, और फैक्टर सेफ्टी कितना 2, तो डिवाइड कीजिएगा तो 3000 आएगा। बाकी ऑप्शन ये जो टेंशन नहीं दिया हुआ था वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसको पुट कर दीजिएगा, W का दिया हुआ वैल्यू, और इसको सॉल्यूशन बताइए कौन सा सही आ रहा है 54 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 देखते हैं। इन दी जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट कर्व नेटवर्क ई पोल एट इन्फिनिटी देन द फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका कमेंट कीजिएगा 55 का भी कौन सा सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एट अ सिलेक्ट बस द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई फॉर अ लोड फ्लो स्टडी, तो कौन सा आपका बताना, लोड फ्लो स्टडी किसके लिए बताना, सिलेक्ट बस के लिए। सबसे पहले देखिए सिलेक्ट बस, तो सिलेक्ट बस के लिए होता है V मैग्नीट्यूड इंटू डेल्टा। जनरेटर बस का क्या होता है, V मैग्नीट्यूड V इंटू P, ये होता है जनरेटर बस आपका। और लोड बस होता है P इंटू Q। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए लोड बस के लिए PQ होता है, जनरेटर बस V और P हो गया, मतलब वोल्टेज और एक्टिव पावर। और सिलेक्ट बस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और डेल्टा लोड एंगल। तो आपका ये आना चाहिए। इसका इसमें देखिए कौन सा पूछा है, सिलेक्ट बस, तो V और डेल्टा ऑप्शन ए सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 फॉर अ सिमेट्रिकल 2 पोर्ट नेटवर्क गिवन बिलो द ट्रांसमिशन पैरामीटर ए, तो इसका ट्रांसमिशन पैरामीटर ए दिया हुआ है, तो आपको बताना कौन सा सही है। तो देखिए हमको ए बताना है, तो आपको देखिए बताते हैं टी पैरामीटर निकालना है। टी पैरामीटर क्या होता है, ABCD होता है ना, तो मुझे ए निकालने बोल रहा है। आपका 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ, तो जेड 1 प्लस ZA/ZB कीजिएगा, तो ये आपका ए वैल्यू देता है 1 प्लस ZA/ZB। और ZA किसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ये ZA है, और ये जो शंट में है वो ZB है। तो डिवाइड कीजिए 1 प्लस ZA कितना 30 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई ZB कितना है, ये शॉर्टकट है आपका, ZB कितना है 10 है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 + 3 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम। तो सही आंसर कौन सा है, 4 ओम। तो पहला ऑप्शन सही है। ये शॉर्टकट ट्रिक निकालने का है। अगर टी पैरामीटर निकालना है और टी पैरामीटर का ए का वैल्यू निकालने के लिए 1 + ZA/ZB होता है। उसी तरह B और C का होता है, D के लिए 1 होता है, और C के लिए 1/ZB होता है, और ZA होता है B के लिए। तो ये आपको आना, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, उससे आपको बता दिए, सॉल्व करके बता दिए कि इसका सही आंसर आपका 4 ओम है। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 रिएक्टेंस रिले इज़ नॉर्मली प्रीफर्ड फॉर, रिएक्टेंस रिले जो होता है नॉर्मली हम लोग अर्थ फॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं रिएक्टेंस रिले। चलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। 59 का देखते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग द करेक्ट अल्टरनेटिव लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए 1 का आपका 1 की सही आंसर है, 1 का 1/s होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, टी का होता है 1/s², ये भी सही है। और साइन के लिए क्या होता है ω/s² प्लस ω², और कोस ω/t के लिए होता है s/s² प्लस ω²। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए 59 हो गया। फिर 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 60 क्वेश्चन ने आपका दिया हुआ टोटल रिएक्टेंस एंड टोटल सस्पिटेंस वैल्यू, इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा सही आंसर था 60 का। 61 देखते हैं। द वेक्टर स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ गॉस लॉ, तो डेल A = ρdV, ये आपका सही आंसर ऑप्शन बी सही है 61 का। 62 का देखिए, 62 का इम्पिडेंस ड्रॉ निकालना है, आपका स्टडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, तो इसका भी सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 इज इक्वल टू 0 ऑल पॉइंट क्लोज सरफेस देन द करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। तो 1 2 3 तीनों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। 63 भी सही है। 64 क्वेश्चन देखते हैं। लोड फ्लो स्टडीज कैरिड आउट फॉर सिस्टम प्लानिंग करते हैं, 64 का ऑप्शन डी सही आंसर है। आप मिला लीजिएगा अपने कितने सही किए और कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 देखिए,
65 है 4 देखिए ये 65 जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने एनालिसिस दिया था पिछला वीडियो में, मैंने एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेम क्वेश्चन यही था, रिपीट भी कर दिया क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो देखा होंगे तो आपको समझ में आएगा यही सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ इस पेपर में। तो 65 का सही आंसर आपका, आप खुद अगर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा द लाइन इज लॉसलेस, ऑप्शन बी। मैंने बताया भी था प्रीवियस क्वेश्चन ईयर जब मैंने एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगर इसलिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा तो उससे 4-5 क्वेश्चन आपसे मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 का। 66 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैज़ अ डेली लोड पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। आपको लोड फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले लोड फैक्टर फॉर्मूला जानते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर होता है आपका, लोड फैक्टर होता है एवरेज डिमांड बाई मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर निकाला है ना, लोड फैक्टर का एवरेज डिमांड में मैक्सिमम डिमांड। तो एवरेज डिमांड कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू 2000 इंटू 12 आवर का प्लस आपका 1000 इंटू 12। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैक्सिमम डिमांड जो होगी, मैक्सिमम डिमांड क्या ना 12 आपका हो जाएगा 2000 इंटू 12 वाला। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी नंबर 0.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 67 नंबर। 60 देखिए 67 नंबर भी रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये रिपीट करिए। इसका सही आंसर है आपका 36, ऑप्शन डी। सेम क्वेश्चन ये भी रिपीट किया 67 नंबर भी और 65 भी रिपीट किया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कोरोना इज क्या है? कोरोना इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर, ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। कोरोना आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एयर है। चलिए 69 नंबर बताना। 69 फील्ड एफ इज सेड टू बी ए कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कब होता है? जब इसका कर्ल आपका मतलब वेक्टर एफ का कर्ल आपका 0 हो जाता है। कर्ल का मतलब हो गया डेल क्रॉस एफ इजकल टू 0, ये आपका कंजर्वेटिव बोलते हैं। कंजर्वेटिव होने के लिए होता है डेल क्रॉस एफ इजकल टू 0। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। ये आपको बता दें प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन 125 का ये क्वेश्चन नंबर है। अ जनरेटिंग स्टेशन हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट, इट्स लोड फैक्टर इज 60 एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 50%। द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम, वैल्यू भी सेम है, यही रिपीट कर दिया गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन आपको ऐसे बता देता हूँ। रिजर्व कैपेसिटी निकालना है तो रिजर्व कैपेसिटी होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो आपको सबसे पहला क्या निकालना होगा? प्लांट कैपेसिटी। तो प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज डिमांड बाई प्लांट कैपेसिटी, ये होता है। तो एवरेज डिमांड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज बाई मैक्सिमम। तो देखिए तो एवरेज यहाँ से निकालेंगे, लोड फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ, मैक्सिमम डिमांड का वैल्यू दिया, तो यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे हम लोग। जब एवरेज निकालेंगे, प्लांट कैपेसिटी वैल्यू दिया हुआ है तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का वैल्यू दिया, तो प्लांट कैपेसिटी निकाल लेंगे। जब प्लांट कैपेसिटी वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस मैक्सिमम डिमांड से माइनस कर दीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर 6 मेगावाट आएगा आपका। जैसे प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आता है 36 आता है और मैक्सिमम डिमांड आपका 30 आता है, दिया हुआ है ना, मैक्सिमम डिमांड आपका 30 मेगावाट दिया हुआ है और प्लांट कैपेसिटी का वैल्यू आएगा 36, तो 6 मेगावाट आ जाएगा आपका सही आंसर। तो मैंने प्रोसेस पूरा बता दिया किस तरह का निकालते हैं, बस आप वैल्यू को पुट करते जाइए, आपका सही आंसर आ जाएगा 6 मेगावाट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 का देखिए 71 देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMT से क्वेश्चन है। 72 देखते हैं हम लोग। 72 है 50 मेगावाट, क्वेश्चन है 11 किलोवाट, 3 फेज जनरेटर हैज़ अ स्टोर्ड एनर्जी ऑफ 400 मेगाजूल, इनर्शिया कांस्टेंट। देखिए अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है ना तो ऑप्शन देख के भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है? मेगाजूल बटा MVA, तो मेगाजूल बाई MVA का वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? 400 मेगाजूल डिवाइडेड बाई MVA कितना? 50 MVA है MVA। तो यहाँ से आपको पुट कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 8 मेगाजूल बाई MVA, तो यही आपका इनर्शिया कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, इनर्शिया कांस्टेंट का। तो सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो कोई ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 हो गया, ऑप्शन सही है सी नंबर 8 मेगाजूल पर MVA। ऑप्शन 73 क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 देखिए क्वेश्चन नंबर
73 का क्या है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट दिस इक्वेशन 1 बाई रो डेल रो बाई रो डेल वी बाई रो वी प्लस 1 बाई रो स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई वी बाई डेल फाई स्क्वायर इजकल टू 0 इफ ये इक्वेशन दिया हुआ है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इक्वेशन में, यहाँ पर जेड टर्म आपका 0 है, तो ये आपका किसका लैपलेस इक्वेशन विथ नो जेड डिपेंडेंस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर, लैपलेस इक्वेशन विथ नो जेड डिपेंडेंस सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय द रेटेड वोल्टेज 3 फेज पावर सिस्टम इज की जाती है आरएमएस का लाइन टू लाइन वोल्टेज, ऑप्शन डी सही आंसर इसका है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फील्ड ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी इज गिवन बाय द कोस जेड बाई डेल टी, इसका वैल्यू बताइए कितना आंसर आ रहा है 75 का। 75 हो गया। 76 देखते हैं। 76 है ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 11 kVA 0.4 kVA 500 रिएक्टेंस दी शॉर्ट सर्किट MVA निकालना। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ शॉर्ट सर्किट MVA का निकालने के लिए। MVA निकालना है शॉर्ट सर्किट का, तो होता है MVA जितना भी दिया हुआ है ना, सीरीज में जो कनेक्शन दिया हुआ उसको मतलब पैरेलल में यूज़ करेंगे, और पैरेलल दिया हुआ सीरीज में यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय जेड इम्पेडेंस जो आपका दिया हुआ रहेगा। तो MVA देखिए कितना दिया हुआ है, MVA 500 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 5% रिएक्टेंस दिया, 5% इंटू 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 इंटू 100 हो जाएगा, तो 10, यहाँ KVA था ना, 500 क्या KVA है, तो 10 MVA आ जाएगा, ताकि यहाँ 1000 यहाँ से आपको यहाँ आ गया, तो 10 MVA सही आंसर आपका ऑप्शन बी नंबर। 77 देखते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। 77 a pair of high frequency parallel transmission line has distributed capacitance and inductance of 1 microfarad and 10 millihenry respectively. Characteristic impedance of the line है, तो सबसे पहला आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल बाई सी अंडर रूट एल बाई सी। एल कितना दिया हुआ है, इंडक्टेंस कितना 10 मिलीहेनरी, 10 इंटू 10⁻³ ठीक है, और सी कितना दिया कैपेसिटेंस 1 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है ना, तो -6 दिया हुआ, तो यहाँ -3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ 10 अंडर रूट में क्या निकलेगा 100 आ जाएगा आपका 100, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 का। 78 का इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर। 79 देखते हैं। वेव गाइड कैन बी कंसिडर्ड एज एनालॉग। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, वेव गाइड वाला क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया, ये भी इसका सही आंसर है हाई पास फिल्टर, ऑप्शन सी सही है 79 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसपोज टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबर। चलिए 81 का देखते हैं। 81 विच ऑफ दिस नॉट वैलिड एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू 0 -4 0, तो कौन सा वैलिड नॉट वैलिड है, कौन सा नॉट वैलिड है, AR इज इक्वल टू 4AY, ये आपका नॉट वैलिड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। चलिए 82 देखते हैं। 82 का हो जाएगा आपका सही आंसर आपका है मिनिमम लाइन पावर लॉसेस, 82 का डी। 83 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, द फेज डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ अ 50 किलोमीटर लॉन्ग केबल, ये आपका लीकेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, तो सबसे पहले लीकेज रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/L, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/L, तो लीकेज R2/R1, तो L1/L2, तो L1 कितना दिया हुआ देखिए, L1 आपका है 50 और L2 कितना दिया हुआ 100, तो 1/2 मतलब 0.5, और ये R1 कितना दिया हुआ R1 आपका दिया 1 मेगा एम, तो मतलब 0.5 मेगा ओम, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये, सही आंसर आपका ये नंबर 0.5 मेगा ओम, तो फॉर्मूला आना चाहिए लीकेज रिएक्टेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 when lossy capacitor with a dielectric of permittivity epsilon E and conductivity operated as a frequency omega, the loss tangent for the capacitor is given by, तो आपका क्या निकालना है हमको, लॉस टेंजेंट निकालना, लॉस टेंजेंट
लॉस टेंजेंट का फॉर्मूला, लॉस टेंजेंट मतलब डेल्टा का वैल्यू निकालना, मतलब लॉस टेंजेंट का वैल्यू निकालना है। तो लॉस टेंजेंट होता है आपका क्या होता है, ओमेगा कंडक्टिविटी ओमेगा इंटू एप्सिलॉन, ये आपका फॉर्मूला होता है लॉस टेंजेंट का फॉर्मूला, डेल्टा ही बोलते हैं लॉस टेंजेंट। तो सही आंसर है कंडक्टिव ओमेगा ई। कौन सा सही है, ऑप्शन डी नंबर 85 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। IGBT एंड BJT बोथ पोजेस, IGBT एंड बोथ पोजेस क्या करता है आपका, लो ऑन स्टेट पावर लॉसेस होता है। सही आंसर ए नंबर है। देखिए 87 देखते हैं, फ्री स्पेस रो इज इक्वल टू 0, द पॉइजन इक्वेशन बिकम्स, तो पॉइजन इक्वेशन बिकम्स इसका हो जाएगा लैप्लासियन इक्वेशन डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर। सही आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 88, आइडियली द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टिंग डायोड मस्ट बी, आपका ऑप्शन सी 0 होगा। 89 नंबर, ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म में, ओम्स लॉ बताना आपको पॉइंट फॉर्म में, तो ओम्स लॉ पॉइंट फॉर्म में क्या, J इज इक्वल टू होता है सिग्मा E होता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी नंबर 89 का डी सही आंसर है। 90 नंबर देखते हैं, रिफॉर्मेटेड एनर्जी गैप इन सिलिकॉन 300 केल्विन पर क्या होता है 1.1, ऑप्शन डी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 90 का डी नंबर। 91 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 91 का आपका देखिए, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम सोन बिलो, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, फिगर दिया हुआ है। तो अब देखो ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है कैसे निकालते हैं, G1 इंटू जी, जो पाथ P1 कितना, पाथ P1 है G1 इंटू G2 और लूप देखिए कितना, लूप आपका एक ही है 1 माइनस लूप 1 प्लस लूप 2 होता है। तो 1 माइनस लूप 1 देखिए कितना है आपका, ये वाला लूप देखिए, ये वाला एक लूप है H1 वाला, और एक 1 वाला लूप है, एक ये वाला नीचे वाला ये 1 है, अगर कुछ नहीं दिया -1 का वैल्यू है, तो -H1 और -1 तो प्लस में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका लूप 1 के लिए 1 प्लस G1 इंटू G2, ये नीचे वाला का G1 G2 हो गया, और ये ऊपर H1 के लिए हो जाएगा G1 इंटू G2 और H1, ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए नंबर आपका सही है, ए नंबर सही है। चलिए 91 का ए नंबर हो गया। 92 देखते हैं। 92 क्या है, टर्न ऑन टाइम ऑफ अ ट्रांजिस्टर यूज, टर्न ऑन टाइम से ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, सम ऑफ डिले टाइम एंड राइज टाइम, मतलब डिले टाइम हो गया, डिले टाइम और प्लस राइज टाइम, ये आपका सम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए 93 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 93 क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज गिवन इन KVA बिकॉज द टोटल लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन करंट ओनली, वोल्टेज ओनली, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो VA पर डिपेंड करता है आपका, लॉसेस जो होता है VA पर डिपेंड करता है, वोल्टेज एंड एम्पियर, तो बोथ हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, वोल्टेज एंड करंट ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। 94 देखिए क्वेश्चन नंबर, दी 6 वोल्ट जीनर डायोड, यहाँ 6 वोल्ट दिया हुआ जीनर डायोड इज शोन इन द फिगर, हैज़ 0 जीनर रेजिस्टेंस एंड अ न्यू करंट ऑफ द 5 मिली एम्पियर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ R सो डैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल 6 वोल्ट इज। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 80 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 95 का। 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए 95 क्वेश्चन नंबर, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन है। कंट्रोल सिस्टम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछा है, अगर कंट्रोल सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या करना है, आपका न्यूमरेटर पार्ट क्या होता है, ये आपका 0 होता है, नीचे पार्ट क्या होता है, पोल होता है, और यहाँ K कांस्टेंट होता है। K कांस्टेंट कितना यहाँ हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 0 की कब होता है, 0 होता है जो टर्मिनेशन जो पॉइंट होता है ना, जो टर्मिनेट करता है पोल, उसको 0 पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए -5 पर टर्मिनेट हो रहा है, और आपका -1 और 2 पर देखिए यहाँ से निकल रहा है, देखिए यहाँ पॉइंट देखिए -1 और 2 पर निकल रहा है। तो ये आपका पोल हो गया, और 0 कौन सा हो गया, टर्मिनेट कर गया। देखिए एरो इसका देखिए -5 के अंदर घुस रहा है, और सारा पॉइंट आपका -5 की तरफ जा रहा है, तो ये 0 हो गया। तो K इंटू S + 5, ये आपका 0 आ गया, S
और नीचे में क्या आएगा, पोल कितना आ जाएगा, एक -1 और -2 पर, तो S+1 ये आ गया पोल। क्यों पोल आया ये आपको समझा दिए हैं, क्योंकि ये ओरिजिनेट कर रहा है आपका, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है पोल, और टर्मिनेशन उसको जीरो उसको बोलते हैं जहाँ टर्मिनेट करता है। यहाँ देखिए -5 पर टर्मिनेशन हो रहा है, तो ये जीरो हो गया, और ओरिजिनेशन को हम लोग पोल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला सही है, आपका ए नंबर आपका सही आंसर है, ए नंबर करेक्ट आंसर है 95 का। चलिए 96 देखते हैं। 96 देखिए क्या दिया है, 96 आपका देखिए वेव फॉर्म सोन बिलो इज हाफ वेव रेक्टिफायर दिया हुआ, दी एवरेज पावर डिसिपेटेड इन 10 ओम रजिस्टर इज। हमको एवरेज पावर निकालना है। एवरेज पावर निकालने के लिए V² RMS डिवाइडेड बाई क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये एवरेज पावर हो गया। तो सबसे पहले VRMS निकालना होगा। तो VRMS हाफ वेव का क्या होता है, हाफ वेव के लिए अगर मुझे RMS वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो VRMS होता है Vm/2 होता है। तो Vm कितना है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, 10/2 कितना 5 आ गया। 5 का होल इसको यहाँ कीजिए, इसको यहाँ सोल्व कर रहे हैं, 5 × 5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना 10, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 कीजिएगा तो 2.5 वाट। तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। देखिए सोल्व करके आपको सारा बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 देखिए इसका सही आंसर क्या है, आप कमेंट कीजिएगा 97 का। चलिए 98 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 98 हो गया, 99 99 98 98 कमेंट कीजिए क्या आंसर आपका आ रहा है। 100 क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन आपका है क्या, कोई विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लोकेट दी क्वेश्चन पॉइंट। क्वेश्चन पॉइंट किसको बोलते हैं, क्वेश्चन पॉइंट हम लोग बोलते हैं IC और VCE को। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, IC और VCE। ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये IC इंटू कुछ होता है, यहाँ VCE कुछ यहाँ पॉइंट होता है, तो इसका यही क्वेश्चन पॉइंट होता है IC इंटू VCE। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर। 100 का बी हो गया। चलिए 101 को क्वेश्चन देखते हैं। 101 का बताइए कौन सा सही आंसर है। और 102 द निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर लीड्स टू डिक्रीज इन वोल्टेज। अगर निगेटिव फीडबैक देंगे एम्पलीफायर तो क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, निगेटिव फीडबैक मान लीजिए कोई भी यहाँ A+1 + GS हो जाएगा। अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ क्या होता है, निगेटिव फीडबैक यहाँ पॉजिटिव होता है, अब पॉजिटिव फीडबैक निगेटिव होता है। यहाँ गेन क्या होता है मेरा, अगर निगेटिव दिए हैं तो क्या हो रहा है, निगेटिव में क्या हो जा रहा है, ये आपका इनकी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा ना। ये यहाँ ऊपर में डिनोमीटर बढ़ेगा, यहाँ जब डिनोमीटर बढ़ रहा तो ये ओवरऑल डिक्रीज़ करेगा ना, तो आपका गेन डिक्रीज़ दी वोल्टेज ना। तो 102 का आ जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगर पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो ओवरऑल गेन इंक्रीज़ करता है पॉजिटिव फीडबैक में, तो नेगेटिव फीडबैक दिए हुए हैं इसीलिए डिक्रीज़ कर रहा है। ऑप्शन सी 102 का सी नंबर। 103 का देखते हैं। 103 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए ये आपका सिस्टम है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, द रेंज ऑफ के ऑफ स्टेबल सिस्टम। तो आप इसको निकाल के बताइएगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर, के > 2 हो जाएगा। किरचॉफ लॉ, ये आपका रूट हॉबरिस क्राइटेरिया आपको पता है ना किस तरह निकालते हैं। देखिए यहाँ ऐसे बता देते हैं, S³ प्लस कितना 2S² प्लस K + 1S + 6 = 0। तो यहाँ 1 दिया हुआ है, S3 S2 S1 S0, ये आपका होता है। इस तरह का निकालते हैं। 1 हो गया K + 1, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा लास्ट में कितना दिया हुआ 2 और 6। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ सॉल्व देखिएगा। और यहाँ आपका स्टेबल के लिए पूछा गया है ना, सिस्टम स्टेबल। तो ये वाला ऊपर वाला जो फर्स्ट कॉलम होता है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पर जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव > 0 हो जाएगा। तो अगर इस जगह आपका 2K + 1 > 6 आ रहा है तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नंबर। सही आंसर है ऑप्शन सी, K > 2। चलिए 104 क्वेश्चन देखते हैं। इसका करंट बताइएगा क्या आंसर आ रहा है 104 का। 105 देखिए, 105 का ट्रांसफर फंक्शन लो पास RC नेटवर्क। तो लो पास का सबसे पहले इस तरह का ग्राफ बनता है। ओमेगा = 0 पर 1 होता है, और ओमेगा = इन्फिनिटी पर मेरा ट्रांसफर फंक्शन H(s) क्या होगा 0 होता है। तो पुट करके देखिए ओमेगा, एक बार ओमेगा 0 पुट कीजिए, एक बार ओमेगा इन्फिनिटी पुट कीजिए, क्या आता है देखिएगा। ओमेगा पुट 0 करते हैं, देखिए
1 प्लस आर सी एस है, ओमेगा यहाँ एस क्या होता है जे ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 0 पुट किया तो क्या आ रहा है, ट्रांसफर फंक्शन मेरा 1 आया। यहाँ देखिए ओमेगा 0 किया तो आर सी एस 0 हो गया, तो 1/1 ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो यहाँ 1 आ गया। ओमेगा जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मेरा 0 आ जाएगा। तो आपको बोले थे इस ग्राफ, आपको बताए थे ना इस तरह का ग्राफ होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है। ट्रांसफर फंक्शन 1 कब होगा, जब ओमेगा मेरा 0 हो जाएगा। ट्रांसफर फंक्शन मेरा 0 कब होगा, जब ओमेगा मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा सही कर रहा है, ऑप्शन सी नंबर आपका सही है, 1/1 प्लस आर सी एस। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए 106 यहाँ पर हार्टले ऑसिलेटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग। हार्टले ऑसिलेटर के बारे में देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हार्टले ऑसिलेटर। पहला इसका सही आंसर होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन के लिए करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन। और ऑप्शन आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन किसके लिए करते हैं, विन ब्रिज आरसी ऑसिलेटर के लिए करते हैं, विन ब्रिज आरसी ऑसिलेटर के लिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। 107 क्वेश्चन नंबर देखिए द सिस्टम एक्स इजकल टू ए मैट्रिक्स दिया, बी दिया, मुझे कंट्रोलेबल निकालना है और आपको स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में निकालना है। तो कंट्रोलेबल का फॉर्मूला होता है, कंट्रोलेबल होता है बी मैट्रिक्स इंटू ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ बी मैट्रिक्स मेरा और ए बी का मैट्रिक्स आपका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मेरा कंट्रोलेबल है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने सॉल्व किया तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल है। और स्टेबल निकालना है, तो स्टेबल निकालने के लिए एस आई माइनस ए ये आपका पोल होता है, एस आई माइनस ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये आपका इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा एस आई माइनस ए का। अब देखिएगा पोल लाई कर रहा है कि नहीं, राइट हैंड साइड लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई नहीं कर रहा है तो स्टेबल हो जाएगा, लाई करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो लाई कर रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 107 का सी नंबर। अनस्टेबल होगा मगर बट कंट्रोलेबल होगा, तो ये ऑप्शन सी सही है। मैंने सॉल्व किया है इसलिए बता रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 को देखते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर, ठीक है 108 का दिया हुआ है मैच दी कॉलम है। तो हाई पास आरसी ऑसिलेटर और लो पास ऑसिलेटर। तो हाई पास के लिए आपका होता है डिफरेंशिएटर, हाई पास आरसी ऑसिलेटर डिफरेंशिएटर के लिए यूज़ करते हैं, लो पास ऑसिलेटर आपका इंटीग्रेटर के लिए यूज़ करते हैं। और सी नंबर क्या, क्लैंपिंग सर्किट क्या होता है, कंपनसेटर के लिए होता है, क्लैंपिंग सर्किट आपका कंपनसेटर के लिए, और क्लिपिंग सर्किट डीसी रेजिस्टर है। मतलब इसका सही आंसर ऑप्शन बी नंबर है, ऑप्शन बी नंबर, बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 109 क्वेश्चन नंबर, 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 109 पोलर प्रूफ ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो मुझे पोलर प्रूफ बताना है आपका इस ट्रांसफर फंक्शन। देखिए यहाँ पर बताते हैं, मेरा GS दिया हुआ है 1/s इंटू 1 प्लस ST, ये आपका दिया हुआ है। एस का मतलब हो गया जे ओमेगा, ठीक है। यहाँ जे ओमेगा लिखा है, मैंने एस लिखा है। तो देखिए यहाँ टाइप किसको बोलते हैं, टाइप यहाँ पावर, अगर यहाँ 0 रहता है तो टाइप 0 होता है, यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है मतलब टाइप 1 है। तो सबसे पहले टाइप 1, यहाँ टाइप 0, टाइप 0 से यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑर्डर 1 यहाँ हो गया, ऑर्डर 1, यहाँ टाइप 2 मतलब टाइप 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, यहाँ टाइप आपका 2, ऑर्डर 3, यहाँ टाइप आपका 3, ऑर्डर 4। ये आपका ट्रिक बता दे रहा है, ये होता है ट्रांसफर फंक्शन का। अब चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए टाइप कितना था, टाइप आपका 1 था, टाइप 1 था मतलब कि यहाँ टाइप 0 था, टाइप 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, इस क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा और कहाँ टर्मिनेट करेगा, ऑर्डर देखिए कितना है, ऑर्डर S² है लास्ट में, तो S² ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 यहीं पर टर्मिनेट करेगा। मतलब ये आपका इन्फिनिटी से ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर टर्मिनेट करेगा। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा यहाँ पर, इस तरह का एरो, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए नंबर, ये ग्राफ। चलिए 110 को देखते हैं। 110 क्वेश्चन नंबर 110 देखिए यहाँ दिया हुआ, देखिए 110 इसका देखिए ओपन बेस्ड सर्किट है,
तो हम मुझे निकालना है ओपम के बारे में निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है बोला, बिलो दी करंट आई नोट निकालना है। तो आई नोट कब निकलेगा, जब वी एस बाई आर एल निकालेंगे। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर है, वी एस बाई आर एल। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, दी पोल जीरो प्लॉट सोन बिलो, पोल जीरो प्लॉट सोन फेज लीड लैग कैपेसिटेंस। देखिए इसका सही आंसर आपका है सी नंबर 111 का सी सही आंसर है। 111 है। 112 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 112, द स्मिथ ट्रिगर कन्वर्ट स्लोली वेयरिंग, स्मिथ जो ट्रिगर होता है कन्वर्ट स्लोली वेयरिंग वेव फ्रॉम इनटू, पहला साइन वेव, स्क्वायर वेव, सॉटूथ वेव, ऑप्शन डी है ट्रायंगुलर वेव। तो इसका सही आंसर होता है स्क्वायर वेव। तो स्मिथ ट्रिगर जो होता है ना कन्वर्ट करता है किसमें, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट है 113 का देखते हैं। 113 देखिए क्या है, मैच लिस्ट दी कॉलम। तो देखिए मैच लिस्ट के टर्म क्या है, जीटा इज इक्वल टू जीरो। जीटा इज इक्वल टू जीरो कब होता है, जब रूट ऑफ मेरा इमेजिनरी होता है, प्योरली इमेजिनरी। जीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जीटा मेरा लाई करेगा 0 से 1। तो जीटा जब मेरा 0 से लाई करता है तो रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब 0 1 से लाई करता है। अब मेरा जीटा इज इक्वल टू 1 जो लाई करता है वो आपका रूट ऑफ रियल एंड इक्वल होता है। जीटा इज इक्वल टू 1 रियल एंड इक्वल, और जीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन मतलब ओवर डैम्प्ड के लिए होता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ऑप्शन 2। तो मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन ए नंबर सही है, ऑप्शन ए 113 का। 114 देखते हैं, देखिए 114 आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कमेंट कीजिए कौन सा सही आंसर है। 115 बताता हूँ, कंसिडर द सिस्टम रिप्रेजेंटेड इन स्टेट वेरिएबल फॉर्म, स्टेट वेरिएबल फॉर्म में ये भी सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 दी 116 के आउटपुट वोल्टेज दिस सर्किट गिवन बिलो इज, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ आउटपुट वोल्टेज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, दी यूनिक मॉडल ऑफ अ सिस्टम, यूनिक मॉडल ऑफ अ सिस्टम। यूनिक मॉडल किसको बोलते हैं हम लोग, यूनिक मॉडल ट्रांसफर फंक्शन को बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को यूनिक मॉडल बोलते हैं। तो कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन बी नंबर सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। 117 का बी। 118 का देख लीजिए क्या आंसर आता है, आईडी करंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका फेज लीड हो जाएगा। सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 19 का फेज लीड। क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 120, जीना डायोड इज यूज्ड एज अ मेन कंपोनेंट इन डीसी पावर सप्लाई फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। जीना डायोड हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 देखिए यहाँ 121 देखिए, द सिस्टम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर टाइम वेरिएंट कंटिन्यूस टाइम सिस्टम इज गिवन बाई रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसका सही आंसर -1 ए सही आंसर आपका है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिएगा, एन ओपम हैज़ अ कॉमन मोड गेन इज 0.01 एंड डिफरेंशियल वर्ड 10/5 CMMR। तो CMR का फॉर्मूला आना चाहिए। CMMR का वैल्यू होता है गेन ऑफ दी, क्या होता है आपका डिफरेंशियल गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड, डिफरेंशियल मोड बाई कॉमन मोड। तो डिफरेंशियल मोड कितना दिया है आपका, डिफरेंशियल मोड है 10⁵ दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉमन मोड कितना दिया हुआ है 0.01। तो 2 पावर और ऊपर में चला जाएगा तो आ जाएगा 10⁷। तो CMR का वैल्यू 10⁷ आएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। 123 का देखते हैं। 123 का, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम 10 रेडियन पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.1। ये 2% सेटलिंग टाइम। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2% सेटलिंग टाइम है। 2% सेटलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है आपका 4/जीटा ओमेगा एन। ये आपका फॉर्मूला होता है 2% सेटलिंग टाइम 4/जीटा ओमेगा एन। तो 4/जीटा, जीटा का वैल्यू दिया हुआ, डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना दिया हुआ 0.1, डैम्पिंग रेशियो 0.1 दिया हुआ, और ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपका दिया है 10 रेडियन। तो डिवाइडेड बाई 10 कीजिएगा तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए नंबर 4 नंबर, सही आंसर आपका 4 नंबर है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24 और देखिए 24 और 25 क्वेश्चन,
ये आप सोल्व करके बताइएगा कौन सा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आप बताइए कौन सा इलिप्स आ रहा है कि सर्कल हाइपरबोला, क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और 125 का लास्ट क्वेश्चन में मैं आपका सही सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए GS ट्रांसफर फंक्शन दिया 10 × 1/4s s स्क्वायर 1 + s, और यहाँ स्टडी स्टेट एरर निकालना है। तो ये 1 के देखिए R रेस्पॉन्स 1 के लिए आपका स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स 0 हो जाएगा, T के लिए भी 0 हो जाएगा, और T² 2 का रेस्पॉन्स निकालना होगा। तो स्टडी स्टेट 10/1 + 4s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर 1 + s इंटू s² होता है। तो s² कैंसिल, और s पुट लिमिट होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो पुट कीजिएगा लिमिट टेंडिंग s टू 0, तो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आपका 10 आया जिस एस, मतलब हमको निकालना स्टडी स्टेट एरर। स्टडी स्टेट एरर होता है 1/AB, मतलब 1/AB का कितना आ जाएगा 1/10। 1/10 का वैल्यू कितना होता है 0.1। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन सी नंबर। 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी नंबर। तो 125 का ऑप्शन सी सही आंसर आपका है। उम्मीद करता हूँ आज का आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, और आप कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही आंसर आया हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।